हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के सिलेबस के संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और आज हम पेपर 1 के सेकेंड यूनिट के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जो यूजीसी नेट जेआरएफ है ये एंटी कंडक्ट करवाता है और जो ये पेपर 1 होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे किसी का कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, जो ये पेपर 1 है ये सभी के लिए कंपलसरी होता है और इसका जो सिलेबस है वो काफी विस्तृत सिलेबस होता है। और इस सिलेबस को हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और एक एक करके हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि किस तरह से इस सिलेबस में क्या कहा गया है और किस तरह से इसका जो विश्लेषण है वो विश्लेषण हो सकता है। तो आज हम यूनिट सेकंड के संदर्भ में बड़े ही विस्तार पूर्वक ये समझेंगे इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि किस तरह से इसका जो विस्तृत जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत सभी बिंदुओं को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो ये वीडियो है ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंतर्गत यूनिट सेकंड के सभी बिंदुओं को जो सिलेबस में समावेशित है उन सभी बिंदुओं को हम एक एक करके डिटेल में एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मुझे मालूम नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा कितना ये जो वीडियो है ये वीडियो रहने वाला है, और मैं पूरी तरह से तैयार हूं 1 डेढ़ 2 घंटे तक, और आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ही जगह एक ही वीडियो में जो सेकंड यूनिट है पेपर 1 की उसका संपूर्ण विश्लेषण आपको एक साथ मिल पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की जो वीडियो है जो सेकंड यूनिट पर बेस्ड है वो आपके लिए काफी उपयोगी रहने वाली है। आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक एक करके सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो सिलेबस में दिए गए हैं एनटीए के। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिसर्च क्या है, रिसर्च का क्या अर्थ होता है यानी कि अनुसंधान, और उसके बाद हम ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को देखेंगे, और उसके बाद प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद की सीमाएं, प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत, उत्तर प्रत्यक्षवाद, अनुसंधान की विशेषताएं, अनुसंधान के प्रकार, मौलिक अनुसंधान क्या है, व्यवहारिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान में अंतर को समझेंगे, और इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, और मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, मिश्रित अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, सहसंबंध कोरिलेशन रिसर्च, और प्रयोजन अनुसंधान, वैचारिक अनुसंधान, अनुभव अनुसंधान, और अनुसंधान की प्रक्रिया को समझेंगे, और अनुसंधान समस्या के चयन करते समय ध्यान में रखने योग्य बातों को भी समझेंगे, और लिटरेचर रिव्यू को समझेंगे, और उद्देश्यों क्या होते हैं उद्देश्यों को भी समझेंगे, और उद्देश्यों के प्रकारों को समझेंगे, और अवधारणाएं एवं जो चर होते हैं यानी कि वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के प्रकार को समझेंगे, जिसमें कि स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेपी चर, बाह्य चर, श्रेणीगत चर, स्थिर चर, द्विगोष्ठी चर, बहुगोष्ठी चर, निरंतर चर, सक्रिय चर, विशेषता चर। और उसके बाद हम हाइपोथेसिस को समझेंगे। हाइपोथेसिस में भी हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, null हाइपोथेसिस, सैंपलिंग को समझेंगे कि सैंपलिंग के क्या कौन कौन से मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्टैंडर्डाइज्ड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, एक्सीडेंटल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, और अंत में हम रिसर्च फॉर्मेट को समझेंगे। तो इस तरह से जो ये आज की जो वीडियो रहने वाली है काफी डिटेल में रहने वाली है, काफी लंबी रहने वाली है, और इन सभी बिंदुओं को हम एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ये आज की जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए वास्तव में
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और इस वीडियो के तहत आप सेकेंड यूनिट को बड़े ही डिटेल में समझ पाएंगे। जो रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड है ये सेकेंड यूनिट, और रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड हमारा ये जो कंप्लीट जो वीडियो रहने वाला है वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम अपने इस सिलेबस के सभी बिंदुओं को कवर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है रिसर्च यानी कि अनुसंधान। अनुसंधान होता क्या है? अनुसंधान द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं, यानी कि जो रिसर्च होता है, रिसर्च के द्वारा हम नए नए तथ्यों को खोज के निकालते हैं। और रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना होता है, री प्लस सर्च, जिसका अर्थ होता है कुछ खोज करना। जेई क्रिसवेल के अनुसार अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि क्रिसवेल ये कहते हैं कि जो रिसर्च है, रिसर्च वास्तव में इसके तहत जानकारियों को एकत्रित किया जाता है और उसके विश्लेषण करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि सबसे पहले हम जानकारी को एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं, उसके बाद हम उस जानकारी का विश्लेषण करते हैं, वह ये रिसर्च होता है। रिसर्च वास्तव में वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ होता है, ये तथ्यों पे बेस्ड होता है, ये ऑब्जेक्टिविटी पे डिपेंड होता है कि किस तरह से हम रिसर्च को वास्तव में वस्तुनिष्ठ रखते हैं। वो वास्तव में एक अच्छा रिसर्च कहलाता है जब वो किसी डेटाबेस पे, किसी तथ्य पे, किसी तार्किक क्षमता पे वो डिपेंड होता है। वो जो रिसर्च होता है वो वास्तव में काफी महत्वपूर्ण रिसर्च होता है। अब इसके बाद हम ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है तर्कवाद। जो तर्कवाद है, तर्कवाद इसमें क्या होता है, मस्तिष्क के ऊपर इंद्रियों का नियंत्रण होता है। यानी कि इसमें तर्क को प्राथमिकता दी जाती है, इसमें तर्क अनुभव से पहले आता है, इसमें तर्क को प्रायोरिटी दी जाती है। तर्कवाद का आधार तर्क पर आधारित होता है। यानी कि तर्कवाद किस तरह से हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, मस्तिष्क के द्वारा जो तर्क है वो तर्क किया जाता है। अगला है अनुभववाद। अनुभववाद जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, ये अनुभव की बात कर रहा होगा। इसमें इंद्रियों का मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण होता है। यानी कि इंद्रियों का इसमें मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण होता है और यहाँ पे अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है कि किस तरह से जो अनुभव होंगे, अनुभवों पे बेस्ड जो रिसर्च होगा उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। यह अनुसंधान अनुभव और अवलोकन पर निर्भर करता है। यानी कि अनुभवों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, किसमें, अनुभववाद में। अब हम इसके बाद प्रत्यक्षवाद को देख लेते हैं। प्रत्यक्षवाद होता क्या है? प्रत्यक्षवाद का अर्थ हम वो मानेंगे जो हमने अनुभव किया है और वह ही सत्य होगा। प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि जो हम प्रत्यक्ष तौर पे अनुभव करेंगे वह ही वास्तव में परम सत्य होगा। यहाँ पे अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। जो प्रत्यक्ष दिखेगा इसमें अनुभवों को वही प्राथमिकता दी जाती है कि किस तरह से जो प्रत्यक्ष दिख रहा हो और जो हमने अनुभव किया है वह ही वास्तव में प्रत्यक्षवाद होता है। सामाजिक विज्ञान में शोध ऐसे ही होता है जैसे प्राकृतिक विज्ञान में होता है। कि किस तरह से प्रकृति में जो वास्तविक जो घटनाएं होती है, वास्तविक परिदृश्य में जो होता है वह प्रत्यक्षवाद कहलाता है। प्रत्यक्षवाद में जो अनुसंधान होता है वो मात्रात्मक होता है, वो क्वांटिटी के संदर्भ में होता है। प्रत्यक्षवाद की स्थापना 21वीं शताब्दी में अगस्त काम्टे के द्वारा की गई थी। अगस्त काम्टे ने इस शोध से संबंधित धर्मशास्त्र तुल्य चरण के 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें कि जीवनवाद में इन्होंने किस तरह से कहा है कि जीवन में जो भी
घटनाएं होती है उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। और बहुदेववाद में इन्होंने कहा कि किस तरह से यहाँ पे एकेश्वरवाद के साथ साथ यहाँ पे बहुदेववाद भी होता है। और एकेश्वरवाद में इन्होंने कहा है कि किस तरह से हम एकेश्वरवाद के संदर्भ में चीज़ों को देखते हैं। तो इस तरह से अगस्त काम्टे ने शोध में 3 भागों को धर्मशास्त्र तुल्य चरणों को बांटा है, जिसमें कि हमने जीवनवाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद के संदर्भ में हम इसको देखते हैं। अगस्त काम्टे मानते हैं कि समाज का विकास मनुष्य की बुद्धि के द्वारा होता है और बुद्धि की 3 अवस्थाएं होती है। ये कौन कहते हैं? अगस्त काम्टे कहते हैं कि जो समाज है, समाज का जो विकास है वो मनुष्य की जो बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा होता है। और बुद्धि को अगस्त काम्टे ने 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। जो ये 3 अवस्थाएं हैं, ये 3 अवस्थाएं कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि सबसे पहले है मिथ्यापूर्ण अवस्था। मिथ्यापूर्ण अवस्था में अगस्त काम्टे ये कहते हैं कि इसमें जो मानव है, मानव मिथ्या पे आधारित होता है, वो मिथ्या पे विश्वास करता है, वो प्रकृति की पूजा करता है, वो प्रकृति की पूजा करता है और प्रकृति में जो घटनाएं स्वयं घटित होती है उसमें वो विश्वास करता है, वो मिथ्या पर विश्वास करता है। तो इस तरह से अगस्त काम्टे ने मिथ्यापूर्ण अवस्था को पहली अवस्था कहा है। और दूसरी अवस्था अधिभौतिक अवस्था। अधिभौतिक अवस्था, इस अवस्था में अगस्त काम्टे ने ये कहा है कि मनुष्य मिथ्यापूर्ण इसमें कम होता है और इसमें धन और शक्ति को महत्व देने लगता है। यानी कि धीरे धीरे मिथ्यापूर्ण अवस्था से आगे बढ़ करके जो मनुष्य है, मनुष्य मिथ्या पे कम विश्वास करता है और धन और शक्ति को ज्यादा महत्व देने लगता है। और अगली वो अवस्था है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। इस अवस्था में जो मनुष्य है, मनुष्य वैज्ञानिक तरीके से सोचता है। अगस्त काम्टे ये कहते हैं कि जो तीसरी जो अवस्था है, इसमें मनुष्य वैज्ञानिक तौर पे वो सोचने समझने लगता है और यहाँ पे वो पूर्ण रूप से मिथ्या पे विश्वास नहीं करता है, वो वैज्ञानिक तरीके से सोचने और समझने लगता है। और अगला हम प्रत्यक्षवाद की सीमाओं को देखेंगे कि जो प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि जो हम अनुभव करेंगे वो वास्तव में प्रत्यक्षवाद है। और यहाँ पे हम इसके बाद जो प्रत्यक्षवाद की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को इससे रिलेट करके हम यहाँ पे देखेंगे। प्रत्यक्षवाद व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है। जो अलग अलग व्यक्तियों के अनुभव भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि जो हमारे अपने अनुभव है, जो हमारे प्रत्यक्ष तौर पे हमारे जो अनुभव होंगे वह ही सत्य है। लेकिन ये ही प्रत्यक्षवाद की सीमाएं भी होती है। प्रत्यक्षवाद में जब अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है, व्यक्तिगत अनुभवों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, तो यहाँ पे जो अनुभव है वो अनुभव व्यक्ति के अनुभव व्यक्तिगत संदर्भ में होते हैं। वो हर किसी के अलग अलग अनुभव होंगे और इससे क्या होगा, निष्कर्ष व्यक्ति के अनुभवों पे आधारित होगा और निश्चित रूप से जो अनुभव है और जो निष्कर्ष होंगे वो भी अलग अलग होंगे, वो भी भिन्न भिन्न होंगे। तो इससे क्या होगा, जो शोध है, शोध एक तरह से वो बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे अनुभवों को प्राथमिकता दी जाएगी प्रत्यक्षवाद के तहत, तो हर एक व्यक्ति के जो अनुभव होंगे वो अलग अलग होंगे और जब अलग अलग अनुभव होंगे तो इसके जो निष्कर्ष है वो व्यक्ति पर आधारित होंगे, जैसे उसके व्यक्तिगत जो अनुभव होंगे उस पर डिपेंड होंगे। तो निश्चित रूप से जो निष्कर्ष है वो भी भिन्न भिन्न होगा। व्यक्ति विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि, सैद्धांतिक दृष्टि, राजनीतिक, सांस्कृतिक से संबंध रखता है और जिसका प्रभाव प्रत्यक्षवाद के माध्यम से वो शोध में पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो सांस्कृतिक से भी संदर्भ रखता है, जो अलग अलग सी संस्कृति होगी, अलग अलग समाज से वो आता होगा, राजनीतिक विचारधारा से भी वो संबंध रखता होगा।
तो जो मनुष्य है वो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आता है। जब अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आएगा तो उसके जो अनुभव है वो भी अलग अलग होंगे। तो उसके ऊपर जो प्रभाव है राजनीतिक सांस्कृतिक, वो जो प्रभाव है इसके कारण जो प्रत्यक्षवाद के माध्यम से जो शोध पे जिसका प्रभाव है वो प्रभाव भी इस तरह से पड़ेगा जिस तरह से उसके जो अलग अलग अनुभव होंगे। तो इस तरह से प्रत्यक्षवाद की ये सीमाएं हैं। अगर हम प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को देखेंगे, प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक होते हैं क्योंकि ये मात्रात्मक होते हैं। ये एक तरह से डेटा पे बेस्ड होते हैं। व्याख्या करना और भविष्यवाणी करने का इसमें सिद्धांत पाया जाता है क्योंकि प्रत्यक्षवाद के तहत, वैज्ञानिक पद्धति के तहत इसमें व्याख्या की जाती है, इसमें भविष्यवाणी की जाती है और शोध पूर्वाग्रह से अलग होता है। शोध को पूर्वाग्रह से अलग रखा जाता है ताकि इस शोध पे किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, शोध की गुणवत्ता पे उसका प्रभाव ना पड़े। इसीलिए शोध को पूर्वाग्रह से अलग रखा जाता है। सामान्य ज्ञान को विज्ञान से अलग रखा जाता है क्योंकि सामान्य ज्ञान से यहाँ पे काम नहीं चलता है, पूर्ण तर्क तथा ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे जब हम शोध करते हैं प्रत्यक्षवाद के तहत, प्रत्यक्षवाद में ये होता है कि किस तरह से यहाँ पे सामान्य ज्ञान की कोई जगह नहीं होती है। जब हम शोध करेंगे, जिस विषय पर, जिस टॉपिक पे शोध करेंगे उस पे हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा। प्रत्यक्षवाद मात्रात्मकता पर आधारित होता है, यानी कि क्वांटिटी पे आधारित होता है और जो कि सांख्यिकी विश्लेषण को वो जन्म देता है। जब मात्रात्मकता पर आधारित होगा हमारा शोध तो स्वाभाविक है ये सांख्यिकी विश्लेषण को वो जन्म देगा। अब हम उत्तर प्रत्यक्षवाद को देखेंगे। प्रत्यक्षवाद के बाद उत्तर प्रत्यक्षवाद इससे रिलेट जरूर करता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है कि जो प्रत्यक्षवाद है वो पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से डिफरेंट है क्योंकि व्यक्ति का अनुभव अपना कोई अनुभव नहीं होता है। यह अनुभव भी लोगों के द्वारा निर्धारित होता है। प्रत्यक्षवाद में यह कहा गया था कि ये अनुभवों पर आधारित होगा, जो व्यक्ति के अपने अनुभव होंगे उस अनुभवों पर यह आधारित होगा। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहता है? उत्तर प्रत्यक्षवाद इसके ठीक उलट कहता है कि प्रत्यक्षवाद पूरी तरह से गलत है क्योंकि व्यक्ति का अपना कोई अनुभव नहीं होता है। जो उसका अनुभव होता है वो अपना नहीं होता है, वो लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति के ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा का असर होता है, इसके अनुसार शोध भी प्रभावित होता है, लेकिन व्यक्ति का अपना निजी कोई अनुभव नहीं होता है। यहाँ पे उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या कहा गया है? उत्तर प्रत्यक्षवाद में यह कहा गया है, जो प्रत्यक्षवाद की सीमाओं में हमने चिन्हित किया है कि व्यक्ति का अपना कोई अनुभव नहीं होता है। व्यक्ति का जो अनुभव है लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि वो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आएगा। जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आएगा उस तरह का उसका अनुभव होगा, अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भ से उसका संबंध होगा, अलग अलग उसकी विचारधारा होगी। जिस विचारधारा के सर्कल में वो रहेगा उस तरह का उसका अनुभव होगा। तो जिस परिवेश से, जिस सामाजिक परिवेश से, जिस सांस्कृतिक परिवेश से, जिस विचारधारा से वो ताल्लुक रखेगा तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका अनुभव भी उस तरह से होगा जो शोध को प्रभावित करता है। तो इसीलिए उत्तर प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि यहाँ पे व्यक्ति का अपना निजी कोई अनुभव नहीं होता है, वो लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब हम यहाँ पे प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के बीच के डिफरेंस को समझेंगे ताकि यहाँ से स्पष्ट हो जाए कि प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद है क्या है। जो प्रत्यक्षवाद है वो स्वयं के जो अनुभव होते हैं उस पर निर्धारित होता है। यहाँ पे प्रत्यक्षवाद में यही कहा जाता है कि जो हमारे स्वयं के अनुभव होते हैं उसके आधार पर शोध किया जाता है।
उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहता है? उत्तर प्रत्यक्षवाद ये कहता है अनुभव दूसरे के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है, व्यक्ति अलग अलग सामाजिक परिवेश से, अलग अलग संस्कृति के संबंध रखता है, अलग अलग उसकी जो विचारधारा है वो होती है। तो इसलिए उन सब के आधार पे उसका जो अनुभव होते हैं वो अनुभव होते हैं, और ये जो अनुभव है वो लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, इसमें लोगों का योगदान होता है। और प्रत्यक्षवाद में यह सामान्य ज्ञान को नकारता है, यानी कि प्रत्यक्षवाद में क्या कहा जाता है? प्रत्यक्षवाद में सामान्य जो ज्ञान है उसकी कोई जगह नहीं है, यहाँ पे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और उत्तर प्रत्यक्षवाद में सामान्य ज्ञान का भी काम चलाया जाता है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान को भी स्वीकार किया जाता है। और प्रत्यक्षवाद में जो हम अनुभव करते हैं वह ही तर्क है, जो हम अनुभव करेंगे वो तर्क कहलाते हैं। और उत्तर प्रत्यक्षवाद में हमारे अनुभव भी गलत हो सकते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद में ये पॉसिबिलिटी की संभावना रखी जाती है कि किस तरह से जो हमारे अनुभव होंगे वो भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अनुभव है वो हमारे निजी अनुभव नहीं होते हैं, वो लोगों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और प्रत्यक्षवाद में जो वैज्ञानिक होते हैं वो निष्पक्षवाद होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, यहाँ पे ये कहा गया है। और उत्तर प्रत्यक्षवाद में वैज्ञानिक कभी निष्पक्षवाद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति किसी भाषा, धर्म, संस्कृति आदि से आता है और उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए वो निष्पक्ष नहीं हो सकता है, और उसके जो अनुभव है वो निजी अनुभव नहीं होते हैं। और तो इसीलिए यहाँ पे उत्तर प्रत्यक्षवाद में ये कहा गया है कि उसकी जो विचार है, उसका जो अनुभव है वो निष्पक्ष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके ऊपर उसका जो धर्म है, उसकी जो संस्कृति है, उसका जो भाषा है, उसका प्रभाव होता है। तो उस तरह के उसके जो अनुभव होंगे उस पे भी इसका इम्पैक्ट देखा जाता है, तो इसीलिए ये निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। और प्रत्यक्षवाद में सत्य को विज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रत्यक्षवाद में कहा गया है। उत्तर प्रत्यक्षवाद में सत्य को हम सामाजिक विज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और प्रत्यक्षवाद से जो निष्कर्ष निकलता है उसमें संदेह की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद में अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है और यहाँ पे क्वांटिटी पे बेस्ड रिसर्च होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलता है प्रत्यक्षवाद के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और उत्तर प्रत्यक्षवाद में जो निष्कर्ष निकलता है उसमें संदेह की गुंजाइश होती है, क्योंकि अंतिम सत्य जैसी कोई बात नहीं होती है। और यहाँ पे उत्तर प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि अंतिम सत्य जैसी कोई बात नहीं होती है, और यहाँ पे जो भी निष्कर्ष निकलता है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति शोध कर रहा है, जो उसका जो अनुभव है वो अपना अनुभव निजी अनुभव नहीं है, उसके ऊपर उसका जो पृष्ठभूमि है, जो समाज है, जाति है, धर्म है, उसका इम्पैक्ट उसकी अनुभव पर पड़ता है। प्रत्यक्षवाद मात्रात्मकता पर आधारित होता है, यानी कि क्वांटिटी पे आधारित होता है, और जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वो गुणात्मकता पर आधारित होता है, यानी कि क्वालिटेटिव पर आधारित होता है। तो इस तरह से जो प्रत्यक्षवाद है और उत्तर प्रत्यक्षवाद है इसके बीच ये डिफरेंस है। अब इसके बाद अनुसंधान की विशेषताओं को समझेंगे कि रिसर्च की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठता यानी कि जो हमारा रिसर्च है, रिसर्च पूर्वाग्रह से निष्पक्ष होना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा जो रिसर्च है वो बेहतर क्वालिटी युक्त होगा। और विश्वसनीयता हर एक रिसर्च में होनी चाहिए, और विश्वसनीयता हो जिसमें सत्यापनशीलता का गुण होना चाहिए, जिसे हम सत्यापित कर सके। तो इस तरह से यहाँ पे विश्वसनीय आंकड़े
और विश्वसनीय रिसोर्सेस का वहाँ पे प्रयोग करना चाहिए ताकि विश्वसनीयता बनी रहे, उसको सत्यापित किया जा सके। इसमें सत्यापनशीलता का गुण पाया जाना चाहिए। जिन भी आंकड़ों का हम प्रयोग करें, उन आंकड़ों का प्रयोग करें जो विश्वसनीय हो और जिनको हम सत्यापित कर सकें। और निश्चयात्मकता, निश्चयात्मकता जो भी शोध से निष्कर्ष निकले वह निश्चित होने चाहिए और जिसमें शोध विधि तथा शोध परिणाम यह सभी निश्चित होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे निश्चितता का हमें ध्यान रखना चाहिए रिसर्च में, ताकि जो भी निष्कर्ष निकले, जो भी हम जिस भी विधि का प्रयोग करें, जो भी परिणाम निकले वो निश्चित होने चाहिए। वैधता, शोध वस्तुनिष्ठ होने चाहिए और त्रुटि से मुक्त होने चाहिए। संपूर्ण शोध वैध होने चाहिए, यानी कि वैधता पे आधारित हमारा संपूर्ण शोध होना चाहिए। आंतरिक वैधता, आंतरिक वैधता जब दो चरों या दो से अधिक चरों के मध्य बेहतर कारण संबंध स्थापित करने में सक्षम होता है। यानी कि आंतरिक वैधता वो होती है जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य बेहतर कारण संबंध स्थापित होते हैं तो उसे आंतरिक वैधता कहलाते हैं। चर यहाँ पे वो होती है जिस पे शोधकर्ता शोध करता है, वो कहलाती है चर, यानी कि वेरिएबल। जब दो चरों के बीच बेहतर कारण संबंध स्थापित होता है तो आंतरिक वैधता कहलाती है। और बाह्य वैधता, शोध की चर ना होने पर जो शोध को प्रभावित करे उन्हें बाह्य कारणों को नियंत्रित करना होता है बाह्य वैधता के अंतर्गत। यानी कि जब हम शोध कर रहे हैं, शोध के दौरान जो हमारी शोध की चर भी ना हो, शोध के वेरिएबल ना होने के बावजूद भी ये हमारे शोध को प्रभावित करते हैं, उन वेरिएबल से अपने शोध को प्रभावित होने से बचाना है तो वो कहलाती है बाह्य वैधता। ताकि जो बाहरी कारण है उन कारणों से हमारा शोध प्रभावित ना हो, ये भी हमें अच्छा खासा इसका भी ध्यान रखना होता है ताकि हमारे शोध की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता बेहतर हो सके। जैसा मैंने कहा कि जिस पर शोधकर्ता शोध करता है वही चर यानी कि वेरिएबल कहलाता है। सामान्यकरण, सामान्यकरण हर शोध का उद्देश्य सामान्यकरण स्थापित करना होता है जिसमें सैंपल समान हो और निष्कर्ष के बाद विकसित अवधारणा समान और सत्य होनी चाहिए। जो शोध है, शोध का सामान्यकरण किया जाना चाहिए ताकि सभी के लिए जो शोध है वो जो शोध सभी के लिए उपयोगी साबित हो सके। व्यवस्थित, सिस्टमैटिक, शोध व्यवस्थित होना चाहिए जिसके बाद समय समय पर निरीक्षण किया जाए। शोध निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। शोध में हमें शोध की विधियां, शोध की पद्धतियां, शोध की निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा ताकि जो हमारा संपूर्ण शोध है वो व्यवस्थित होना चाहिए और समय समय पर शोध का निरीक्षण किया जा सके। तार्किक, संपूर्ण शोध तर्कों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा ना हो हमारा शोध हवाई हवाई बातें करे, वो तर्कों पे डिपेंड होना चाहिए, वो डेटा पे डिपेंड होना चाहिए ताकि वो जो शोध है वो तार्किक हो सके। चक्रीय, जो रिसर्च है, रिसर्च एक चक्रीय प्रक्रिया है क्योंकि ये एक समस्या से प्रारंभ होती है और एक समस्या पे वो समाप्त होती है। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च के लिए हम सबसे पहले एक किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम पे हम काम करते हैं और उस प्रॉब्लम को हम वहां पे छोड़ते हैं जहां पे एक नई प्रॉब्लम इजाद हो जाती है। तो इस तरह से जो रिसर्च है, रिसर्च एक चक्रीय प्रक्रिया होती है क्योंकि ये एक समस्या से प्रारंभ होती है और एक समस्या पे वो समाप्त होती है। अब हम इसके बाद रिसर्च के प्रकार को समझेंगे।
टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें कि सबसे पहले परिणाम के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण को देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान, बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या है, प्राथमिक अनुसंधान क्या है? ये मूलतः ज्ञान की वर्तमान संग्रह में वृद्धि करने के लिए होता है, यानी कि ये हमारे ज्ञान को इंक्रीज करने के लिए बेसिक रिसर्च होता है। इसमें सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित की जाती है और ये अकादमिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये बेसिक रिसर्च होते हैं, मौलिक अनुसंधान होते हैं। ये एक तरह से ज्ञान की वर्तमान संग्रह में वो वृद्धि करते हैं, क्योंकि यहाँ से किस तरह से सिद्धांतों और अवधारणाओं को विकसित किया जाता है बेसिक रिसर्च के माध्यम से। तो इसीलिए ये अकादमिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। व्यवहारिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? जो अप्लाइड रिसर्च है ये एक तरह से बेसिक रिसर्च का एक अगला स्टेज है। व्यवहारिक अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह नीति निर्माण, प्रशासन, किसी घटना को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मूलतः मौलिक अनुसंधान के आधार पर किया जाता है, क्योंकि जब बेसिक रिसर्च के द्वारा सिद्धांतों और अवधारणाओं को विकसित किया जाता है, इन्हीं अवधारणाओं और सिद्धांतों पे बेस्ड ये अप्लाइड रिसर्च होता है और इस अप्लाइड रिसर्च के माध्यम से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, जो नीतियों को नीति निर्माण के संदर्भ में, प्रशासन, किसी घटना को बेहतर तरीके से समझने के लिए वो हेल्पफुल होता है। कौन? अप्लाइड रिसर्च। तो इस तरह से ये परिणाम के आधार पर ये रिसर्च के टाइप्स है, जो कि दो टाइप्स है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। अब हम इसके बाद बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बीच डिफरेंस को समझ लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च ज्ञान में वृद्धि करता है ये, क्योंकि ये एक तरह से अवधारणाएं और सिद्धांत का निर्माण करते हैं। कौन? बेसिक रिसर्च। व्यवहारिक अनुसंधान में ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ समस्या का समाधान मिलता है और इसमें किसमें? बेसिक रिसर्च में खोज और आविष्कार होता है, यानी कि नए नए खोज एवं आविष्कार किए जाते हैं बेसिक रिसर्च में। और अप्लाइड रिसर्च में खोज और आविष्कारों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका लाभ लिया जाता है कि किस तरह से जो खोज एवं आविष्कार किया गया है इसका यहाँ पे व्यवहारिक तौर पे उपयोग किया जाता है अप्लाइड रिसर्च में। और बेसिक रिसर्च एक तरह से शैक्षणिक ज्ञान इसके तहत मिलता है। और व्यवहारिक रिसर्च वास्तव में स्थितियों में वो लागू होता है, यानी कि जो भी व्यवहारिक स्थितियां होती है, जो वास्तविक घटनाएं होती है, उस पे ये लागू होता है अप्लाइड रिसर्च। और मौलिक अनुसंधान विस्तृत होता है, इसका दायरा काफ़ी विस्तृत होता है। और व्यवहारिक रिसर्च वास्तव में ये गहन होता है, इसका दायरा गहन होता है। तो इस तरह से मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान के बीच ये डिफरेंस है। अब हम तर्कों के आधार पर रिसर्च के टाइप्स को देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है इंडक्टिव रीजनिंग प्रणाली। इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें तर्कों का प्रयोग करके विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसमें? इंडक्टिव रीजनिंग में विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। ये कैसे? जैसे कि यह गाय दूध देती है, यह दूसरी गाय भी दूध देती है, यह कुछ और गाय भी दूध देती है। तो इस तरह से विशिष्ट से सामान्य की ओर यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
विशिष्ट क्या है? यह गाय दूध देती है और इसको सामान्य की ओर हम जब हम ले जाते हैं तो यह कुछ और गाय भी दूध देती है। तो इस तरह से इंडक्टिव रीजनिंग में तर्क का प्रयोग करके विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान प्राप्त किया जाता है इंडक्टिव रीजनिंग के तहत। अगला है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में तर्क का प्रयोग करके सामान्य से विशिष्ट की ओर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे कि सभी गायें दूध देती है, ये क्या है? सामान्य है। सामान्य तर्क का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ मेरे सामने एक गाय है और यह गाय भी दूध देती है। तो इस तरह से ये सामान्य से विशिष्ट की ओर ज्ञान प्राप्त किया जाता है डिडक्टिव रीजनिंग के तहत। और इंडक्टिव रीजनिंग के तहत क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग के तहत विशिष्ट से सामान्य की ओर यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके बाद प्रक्रिया के आधार पर रिसर्च को देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले मात्रात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये क्या है? जो मात्रात्मक अनुसंधान है वो वास्तव में आंकड़ों पर आधारित होता है। इसमें जो शोध है वो शोध वास्तव में आंकड़ों पर आधारित होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम मात्रात्मक अनुसंधान कहते हैं। और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों के द्वारा ही निर्धारित होता है। जब मात्रात्मक अनुसंधान होगा तो ये स्वाभाविक है कि जो रिसर्च है वो आंकड़ों पर आधारित होगा और जो उसका जो निष्कर्ष है वो भी आंकड़ों पर ही निर्धारित होगा। आंकड़ों के आधार पर उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। अगला जो प्रकार है वो है गुणात्मक अनुसंधान। गुणात्मक अनुसंधान यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च। यह शोध मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारकों की गहराई से समझते हैं। यानी कि जो मानव व्यवहार है और उसे नियंत्रित करने वाले जो कारक है उन कारकों को गहराई से समझा जाता है गुणात्मक अनुसंधान के तहत। जो गुणात्मक अनुसंधान है क्वालिटेटिव रिसर्च, ये रिसर्च गणितीय सूत्रों से बंधा हुआ नहीं होता है। इसमें आंकड़ों की जो भी रसाकसी है उसकी बंदिश इसके ऊपर नहीं होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर। तो इसीलिए ये गणितीय सूत्रों से बंधा हुआ नहीं होता है। गुणात्मक अनुसंधान में क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे का पता लगाया जाता है। यह शोध चरों के गुणों के आधार पर विश्लेषण करता है। जो ये शोध होगा क्वालिटेटिव रिसर्च, यह वास्तव में शोध के चरों के गुणों के आधार पर तो विश्लेषण करता है। तो इस तरह से ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। अब हम मिक्स्ड रिसर्च को देखेंगे कि यानी कि मिश्रित अनुसंधान। मिश्रित अनुसंधान जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पद्धतियों का मिश्रित तौर पे प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का मिश्रित प्रयोग यहाँ पे इस पद्धति में किया जाता है, तो वह मिश्रित अनुसंधान कहलाता है। जब यहाँ पे आंकड़ों का भी और यहाँ पे जो क्वालिटी है, क्वालिटी का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो वो मिश्रित अनुसंधान कहलाता है। जब मात्रात्मक और गुणात्मक इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाए किसी रिसर्च में तो वो मिश्रित रिसर्च यानी कि मिक्स्ड रिसर्च कहलाता है। अब हम इसके बाद उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान के प्रकार को देखेंगे कि उद्देश्य के आधार पर जो अनुसंधान है उसके कौन कौन से टाइप्स है। उसके 5 टाइप्स है, उन पांचों टाइप्स को भी देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, वर्णनात्मक अनुसंधान, इसमें स्थिति का वर्णन किया जाता है, जैसे कि यह क्या है, क्या था, जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है।
इसमें वर्णन किया जाता है कि ये क्या है, क्या था। इन सब का प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है वर्णनात्मक अनुसंधान के तहत। ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान में भी इसमें शब्द से प्रतीत हो रहा है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसमें अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं का संभावित उत्तर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि अतीत की जो घटनाएं हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और आज की समस्याओं का संभावित उत्तर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से। व्याख्यात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान में इसमें कैसे, क्यों जैसे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है। इसमें व्याख्या की जाती है। जब कोई घटना घटित होती है, उस घटना घटित होने के पीछे के कारणों को समझा जाता है कि कैसे घटना घटी, क्यों घटी। इन सब के उत्तर देने का प्रयास व्याख्यात्मक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। सहसंबंध अनुसंधान यानी कि कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च, इसमें दो पहलुओं के मध्य संबंध एवं परस्पर निर्भरता का पता चल पाता है कि किस तरह से दो चरों में आपस में जो संबंध है, जो निर्भरता है, वो क्या है, किस तरह से है। ये सब कोरिलेशन रिसर्च के संदर्भ में हमें मालूम हो पाता है। और अगला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें कारण एवं संबंधों का पता लगाया जाता है कि किस तरह से जो कारण है उनके बीच जो संबंध है वो किस तरह से संबंध है। तो इस तरह से कारण एवं संबंधों का पता एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के द्वारा ये मालूम हो पाता है। अब हम अवधारणा के आधार पर अनुसंधान के प्रकार को समझेंगे कि रिसर्च के अनुसंधान के आधार पर कौन कौन से टाइप्स है। ये दो टाइप्स है, जिसमें कि सबसे पहले है वैचारिक अनुसंधान। वैचारिक अनुसंधान यह आम तौर पर दार्शनिकों और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कि वैचारिक अनुसंधान शब्द से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे विचारों के संदर्भ में बात हो रही है। जब दार्शनिकों और विचारकों के द्वारा दी गई अवधारणाएं, उनके द्वारा विकसित की गई जो भी अवधारणाएं हैं, उनकी व्याख्या की जाती है किसी रिसर्च में, तो वास्तव में वो वैचारिक अनुसंधान कहलाता है। यह मूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंधित होता है, क्योंकि ये किसी विचारकों, किसी दार्शनिकों के आधार पर जो विचार एवं सिद्धांत दिए जाते हैं और रिसर्च में उन विचारों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है व्याख्या के लिए, तो वो वैचारिक अनुसंधान कहलाता है। अगला है अनुभव अनुसंधान। अनुभव अनुसंधान में ये अनुभव एवं अवलोकन पर निर्भर करता है कि किस तरह से ये अनुभव एवं अवलोकन पर निर्भर होता है अनुभव अनुसंधान। जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है अनुभव अनुसंधान, इसमें शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करता है और शोधकर्ता का तथ्यों पर नियंत्रण होता है, क्योंकि ये उसके अनुभवों पर आधारित होता है अनुभव अनुसंधान। तो इसीलिए शोधकर्ता का तथ्यों के ऊपर नियंत्रण होता है। तो इस तरह से ये अवधारणा के आधार पर रिसर्च के प्रकार है, जो कि दो प्रकार है, वैचारिक अनुसंधान और अनुभव अनुसंधान। अब हम इसके बाद अनुसंधान की प्रक्रिया को समझेंगे। क्रिसवेल के अनुसार अनुसंधान की 3 आधारभूत चरण बताए हैं। इनमें इन्होंने 3 आधारभूत चरणों का समावेश किया है। किसने? क्रिसवेल ने। जिसमें इन्होंने कहा है कि जो रिसर्च है, रिसर्च कैसे होता है, किस तरह से, किन चरणों के आधार पर होता है, जिसमें कि उन्होंने 3 चरण बताए हैं। जिसमें कि सबसे पहले जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं, समस्या को चिन्हित करते हैं। जब हम रिसर्च करेंगे किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक के संदर्भ में, तब हम सबसे पहले
समस्या का चयन करते हैं, समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद समस्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए डेटा को एकत्रित करेंगे कि जो हमने समस्या को चिन्हित किया है उसके लिए डेटा को हम एकत्रित करेंगे। यह सेकंड स्टेज है। और तीसरा जो चरण बताया है इन्होंने, क्रिसवेल ने, वो ये बताया है कि विश्लेषण के माध्यम से उत्तर ढूंढने का फिर प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये 3 आधारभूत चरण है जो क्रिसवेल के अनुसार है। और अनुसंधान समस्या के चयन करते समय ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, उन बातों को भी समझना बेहद जरूरी है ताकि हमारा जो रिसर्च है वो बेहतर क्वालिटी युक्त रिसर्च हो सके, जिसमें कि जो अनुसंधान करता है, अनुसंधानकर्ता का रिसर्च के संदर्भ में उसका रुचि होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका रिसर्च में कोई इंटरेस्ट ना हो। तो हमारी रुचि होनी चाहिए और शोध के लिए पर्याप्त डेटा भी होना चाहिए। जिस संदर्भ में हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त डेटा एवं संसाधन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने किसी टॉपिक को रिसर्च के लिए ले लिया है और उसके लिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज भी नहीं है और डेटा भी नहीं है, तो ये रिसर्च हो ही नहीं पाएगी। और उस टॉपिक के संदर्भ में हमारे कॉन्सेप्ट स्पष्ट होने चाहिए और हमारी विशेषज्ञता होनी चाहिए उस टॉपिक के संदर्भ में, उस विषय के संदर्भ में, और शोध की समाज के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। जो हम शोध कर रहे हैं, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता समाज के लिए होनी चाहिए। तब जाकर के उस रिसर्च का वास्तव में जो मकसद है वो मकसद फुलफिल हो पाएगा। और शोध नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। ऐसा ना हो आगे चल करके वो कोई ऐसा संकट खड़ा करे। तो इसीलिए वो जो रिसर्च है हमारा वो नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। अब हम इसके बाद लिटरेचर रिव्यू को देख लेते हैं कि जो लिटरेचर रिव्यू है वो होता क्या है। किसी भी शैक्षिक अनुसंधान पर कार्य करने से पूर्व शोधार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले अपने विषय से संबंधित साहित्य, पत्रिका तथा सूचनाओं का सर्वेक्षण करे ताकि इससे शोधकर्ता विषय के विभिन्न पहलुओं से वो परिचित हो सके और यह शोधकर्ता के समस्या और समाधान के विषय में ज्ञान में वृद्धि करता है। जो लिटरेचर रिव्यू होता है, जो साहित्य अवलोकन होता है, वो वास्तव में किसी भी शोधकर्ता के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब कोई रिसर्चर किसी टॉपिक में वो रिसर्च करता है और उस टॉपिक से संबंधित जो भी अब तक रिसर्च हुए हैं उन रिसर्च को वो पढ़ता है, उस रिसर्च से संबंधित जो भी साहित्य होगा, जो भी पत्रिकाएं होगी, जो भी पुस्तक होगी, जो भी सूचनाएं होंगी, उन सब को वो देखेगा, उन सब को वो पढ़ेगा, उन सब को वो रीड करेगा। तो इससे क्या होगा, शोधकर्ता को अपने विषय पर विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में वो परिचित हो पाएगा और उसको क्या होगा, हर एक एस्पेक्ट्स के संदर्भ में अपने रिसर्च के बारे में उसको वो सब जानकारी मालूम हो पाएगी जो वास्तव में उसके रिसर्च में हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से रिसर्चर के ज्ञान में वृद्धि करता है लिटरेचर रिव्यू। तो ये जो लिटरेचर रिव्यू है वो रिसर्च के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसका महत्वपूर्ण रोल भी होता है। तो इसीलिए कोई भी रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो वो साहित्य अवलोकन जरूर करता है। अब हम ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वास्तव में होता क्या है, किस तरह से उद्देश्यों का निरूपण होता है। ये जो उद्देश्य है, उद्देश्य वह लक्ष्य होते हैं जो आप अध्ययन से प्राप्त करते हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि शोधकर्ता ने शोध कार्य से क्या सिद्ध किया है। उद्देश्यों के शब्द बहुत ही सटीक होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए
तब जाकर के जो हमारा रिसर्च है वो रिसर्च बेहतर हो पाएगा। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव एक तरह से क्या होते हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च की वो दिशा बताते हैं कि अध्ययन से प्राप्त किए गए जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे उद्देश्य होंगे उस अध्ययन, उस रिसर्च के संदर्भ में उसकी एक तरह से वो राह बताते हैं, उसको एक तरह से वो परिलक्षित करते हैं। कौन? ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए उद्देश्य वो लक्ष्य होते हैं जो आप अध्ययन के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो आप रिसर्च के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही सटीक होने चाहिए, बहुत ही विशिष्ट होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव का हमारे रिसर्च में महत्वपूर्ण रोल होता है, जो हमारे रिसर्च की राह बताते हैं कि वास्तव में उस रिसर्च में क्या बताया गया है, क्या प्राप्त किया गया है उस संपूर्ण रिसर्च में शोधकर्ता के द्वारा। तो वो सब ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, उद्देश्यों के माध्यम से मालूम होता है। अब हम ऑब्जेक्टिव के टाइप्स को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है मुख्य ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव से शोध की दिशा का, बोध का पता चलता है। यानी कि जो मेन हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं रिसर्च के, उससे शोध की दिशा के बोध का पता चलता है कि जो शोध का अध्ययन है उसके वो मूल तत्व होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से जो हमारा संपूर्ण जो शोध है उसके मूल तत्व हमारे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव है वो है सब ऑब्जेक्टिव। उप उद्देश्य यह मुख्य उद्देश्य के सब बिंदुओं के रूप में होते हैं, जो मुख्य उद्देश्यों को ही विस्तृत स्वरूप में उसको प्रदान करते हैं। यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अध्ययन के हमारे मूल तत्व को बताते हैं, और जो सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब ऑब्जेक्टिव एक तरह से मेन ऑब्जेक्टिव के सब बिंदुओं के रूप में होते हैं, जो मुख्य उद्देश्यों को ही विस्तृत स्वरूप देते हैं, विस्तृत स्वरूप प्रदान करते हैं, उसको आगे और डिफाइन करते हैं सब ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव के टाइप है। अब हम यहाँ पे वेरिएबल को देखेंगे, अवधारणाएं और चर, कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स। जो वेरिएबल है यानी कि जो चर है वो वास्तव में होता क्या है, जिस पर शोधकर्ता शोध करता है वह ही वेरिएबल यानी कि चर कहलाते हैं। यहाँ पे हम चरों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले कारणीय संबंधों के आधार पर चरों का वर्गीकरण, जिसमें कि सबसे पहले है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्वतंत्र चर वह चर होती है जिस पर शोधकर्ता का नियंत्रण होता है और जिसमें वह जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है। स्वतंत्र चर वह होती है जिस पे जो शोध करता है, जो शोध कर रहा है, उसका उसके ऊपर नियंत्रण होता है और उस चर में जैसा चाहे वो वैसा परिवर्तन कर सकता है। और आरसी चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर वह निर्भर होती है और इस पर शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये नियंत्रण से बाहर होती है ये वेरिएबल। और अगला है हस्तक्षेपी चर। हस्तक्षेपी चर इसमें इसे मध्यस्थ चर के रूप में भी जाना जाता है। मध्यस्थ चर यानी कि ये किस तरह से? यह स्वतंत्र एवं आश्रित चर के मध्य संबंध स्थापित करती है, इसीलिए इसे मध्यस्थ चर के रूप में जाना जाता है। और ये चर अनुसंधान प्रक्रिया को समझने में भी सहायक होती है। ये होती है हस्तक्षेपी चर।
इनको हम जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, वेरिएबल से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। इसको बड़ी बेहतरी के साथ समझना बेहद जरूरी है। इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेपी चर। माना ये एक बिजली का सॉकेट है, स्विच बोर्ड है। ये स्विच बोर्ड है और ये वायर के माध्यम से ये यहां पे बल्ब है और ये बल्ब है। और यहां पे जो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर क्या है? ये स्विच बोर्ड है। ये स्विच बोर्ड है स्वतंत्र चर। जो स्विच बोर्ड है ये स्वतंत्र चर इस तरह से है और इसके ऊपर शोधकर्ता का नियंत्रण होता है। आप जैसे चाहे यहां से स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आगे लाइट जलेगी और बंद होगी। यहां पे शोधकर्ता का संपूर्ण नियंत्रण होगा स्विच बोर्ड पे। और जो आश्रित चर है, आश्रित चर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर होती है। यह है आपकी आश्रित चर। आश्रित चर आपका बल्ब हो गया, क्योंकि जो ये बल्ब है ये स्विच बोर्ड पे डिपेंड हो रहा है। जब ये स्विच बोर्ड पे आश्रित है बल्ब, तो एक तरह से इस बल्ब पे जो शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। शोधकर्ता का नियंत्रण होता है स्वतंत्र चर पे। जैसा चाहे उसे परिवर्तन कर सकता है, इसको ऑन ऑफ कर सकता है। और जो आश्रित चर है, आश्रित चर यहाँ पे बल्ब है, वो स्वतंत्र चर पे वो डिपेंड है। और हस्तक्षेपी चर, हस्तक्षेपी चर एक तरह से ये मध्यस्थ चर कहलाती है। जो यहाँ पे वायर है, जो यहाँ पे तार है, ये यहाँ पे हस्तक्षेपी चर है। हस्तक्षेपी चर इस तरह से है क्योंकि ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर पे वो संबंध स्थापित करती है। जो ये स्वतंत्र चर है, जो आश्रित चर है, इन दोनों में वो संबंध स्थापित कर रही है। और जो ये हस्तक्षेपी चर है, हस्तक्षेपी चर के माध्यम से अनुसंधान की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। क्योंकि जो ये वायर है स्विच बोर्ड से बल्ब तक, इन स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य संबंध को बताता है। इस संबंध को समझा जा सकता है हस्तक्षेपी चर के माध्यम से। तो इस तरह से इसी चीज को हम जब रिसर्च में अप्लाइड करते हैं तो वास्तव में इस संदर्भ को हम और भी विस्तृत तरीके से समझ पाते हैं। तो इस तरह से ये स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेपी चर है। अब चौथा है बाह्य चर। बाह्य चर यह परिणाम को प्रभावित करती है। इन्हें ना चाहा जाता है और ना ही इन चरों पे काम किया जाता है। बाह्य चर अनचाहे रूप में आ जाती है। यानी कि जब ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर और हस्तक्षेपी चर है, ये एक कंप्लीट एक तरह से एक कोई भी क्रिया हो रही है या ये शोध हो रहा है। माना इसको प्रभावित करने के लिए बिजली कड़क गई, ये यहां पे बाह्य चर होगी क्या? बिजली, या बिजली कड़केगी बादल के फटने से। तो वास्तव में क्या होगा? जो ये घटना है यहाँ पे स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेपी चर, इन सबको वो प्रभावित करेगा, तहस नहस करेगा। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे बिजली कड़की, तो ये यहाँ पे बाह्य चर है। जो बाह्य चर है ये वास्तव में परिणाम को, हमारे परिणाम के, हमारे नतीजे को वो प्रभावित करती है। इनको ना चाहा जाता है बाह्य चर को और ना ही इन चरों पे काम किया जाता है। ये अनचाहे रूप में आ जाते हैं जो हमारे रिसर्च को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ये चरों के प्रकार है कारणीय संबंधों के आधार पर, जो कि 4 प्रकार है। अब हम अध्ययन अधिकल्प के आधार पर चरों के प्रकार को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है श्रेणीगत चर।
श्रेणीगत चर जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, यह वह चर है जिन्हें श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती है। स्थिर चर जिसका केवल एक ही मान होता है, जैसे फूल, पेड़ आदि। द्विगोष्ठी चर ये भी शब्द से प्रतीत हो रहा है। जिन चरों में 2 श्रेणियों को बांटा जाता है, जैसे नर मादा, अमीर गरीब। जिन चरों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है वो द्विगोष्ठी चर कहलाती है। तो इस तरह से ये द्विगोष्ठी चर कहलाती है। बहुगोष्ठी चर ऐसी चरों को जो 2 से अधिक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि औसत से कम, औसत से अधिक। तो इस तरह से बहुगोष्ठी चर ऐसी चरों को हम 2 से अधिक श्रेणियों में विभाजित जब करते हैं तो वो बहुगोष्ठी चर कहलाती है। जब इन्हें हम बहुत सी श्रेणियों में विभाजित करते हैं, जैसे कि औसत से कम, औसत से अधिक, तो वो बहुगोष्ठी चर कहलाती है जब हम इनको बहुत सी श्रेणियों में विभाजित करते हैं। अगला है निरंतर चर। इस चर में निरंतर परिवर्तन होता है, जैसे आयु, मनुष्य की लंबाई, भार आदि। क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन होता है, जैसे मनुष्य की जो आयु होती है वो निरंतर बढ़ती है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। इसी तरह से जो मनुष्य की जो लंबाई है, जो उसका भार है, जो उसका वेट है, वो भी बढ़ता है। तो इसको हम निरंतर चर के अंतर्गत रखेंगे, वो निरंतर चर कहलाती है, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब हम मापन इकाई के आधार पर चरों का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है सक्रिय चर, एक्टिव वेरिएबल। सक्रिय चर है क्या है? इस चर में बदलाव किया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे तापमान और दवाई की मात्रा आदि। जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, वो कहलाती है सक्रिय चर, यानी कि एक्टिव वेरिएबल। और विशिष्टता चर इन चरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ना ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है और ना ही इसमें किसी तरह का परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे आयु, लिंग आदि। इनमें हम किसी तरह का परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं, किसी तरह से हम इसको नियंत्रित भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन और नियंत्रित करने योग्य चर होती ही नहीं है। इसमें हम किसी भी तरह का परिवर्तन और नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाती है विशिष्टता चर। अब हम इसके बाद हाइपोथेसिस को देख लेते हैं। हाइपोथेसिस होता क्या है? जो यूनिट सेकंड में जो हाइपोथेसिस जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाइपोथेसिस से भी यूजीसी नेट हो, चाहे पीएचडी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम में देखा जाए, हाइपोथेसिस से रिलेटिव क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसलिए हाइपोथेसिस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाइपोथेसिस को भी यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे। जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, शोधकर्ता को शोध से पहले, समस्या के समाधान करने से पहले समस्या के बारे में एक शिक्षित अनुमान लगाना होता है, और उस शिक्षित अनुमान को ही हम क्या कहते हैं? परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। यानी कि शोधकर्ताओं को शोध से पहले समस्या के बारे में जो वो शिक्षित अनुमान लगाता है, उस शिक्षित अनुमान को ही हम परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। यदि जो हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पना है, परिकल्पना के अनुरूप शोध के बाद परिणाम निकलता है, तो उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। और यदि शोध के बाद परिणाम परिकल्पना के अनुरूप ना निकले तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यदि
कारण और परिणाम के बीच संबंध की परिकल्पना शोध के दौरान साबित हो जाए। यानी कि जो दो चर है, कारण है, परिणाम है, इन दोनों के बीच यदि परिकल्पना शोध के दौरान साबित हो जाए तो उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। जब दोनों चरों के बीच जो संबंध है वो संबंध साबित हो जाता है तो वास्तव में वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। जैसे कि सूर्य और पेड़, जो सूरज है, सूरज की जो तेज रोशनी है, जो घने जो पेड़ है, घने पेड़ों के बीच जमीन में इसकी रोशनी नहीं पहुंच रही है क्योंकि घने पेड़ पौधे हैं। तो इस तरह से पेड़ और सूरज ये कारण और परिणाम है। कारण यहाँ पे सूरज है, परिणाम यहाँ पे पेड़ है, क्योंकि पेड़ की वजह से जमीन पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है। तो जब पेड़ और सूरज, यानी कि सूरज है आपका कारण और परिणाम आपका पेड़ के बीच संबंध की परिकल्पना शोध के दौरान साबित हो गई है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। इसमें चर आपस में संबंधित होती है। जो दो चर होगी, कोई भी चर होगी, दो चर, ये आपस में रिलेट होगी, आपस में संबंधित होगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो सूरज है स्वतंत्र चर और जो पेड़ है वो है आश्रित चर। तो इस तरह से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि जब दोनों चरों के बीच संबंध स्थापित होते हैं तो उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस, यदि स्वतंत्र चर कारण और आश्रित चर परिणाम के बीच शोध के दौरान परिकल्पना साबित नहीं होती है तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस में चरों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। इसमें दोनों चरों में कोई संबंध नहीं होता है तो वह नल हाइपोथेसिस कहलाती है। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस की होती है, जिसको हम HO से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। जब HO सही होगा, यानी कि HO सही होगा तो दोनों चरों में संबंध नहीं है। ये थोड़ा कठिन है समझने के लिए, आप इसको एकाग्रता के साथ समझेंगे तो इसे समझ आ जाएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस की होती है, जिसको हम HO से प्रदर्शित करते हैं। HO सही है यानी कि दोनों चरों में संबंध नहीं है। HO गलत है तो दोनों चरों में संबंध है। और टाइप 1 एरर ये काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। और जो इसका जो HO सही HO गलत है, इसका संबंध डायरेक्ट यहाँ पे है, तो इसीलिए इसको ध्यान पूर्वक समझें। टाइप 1 एरर यानी कि HO सही है, यहाँ पे क्या कहा गया है इसको आप याद रखिएगा। HO सही है यानी कि दोनों चरों में संबंध नहीं है। यहाँ पे टाइप 1 एरर में HO सही है लेकिन बताया जाएगा यहाँ पे गलत, कि HO क्या है, गलत है, जबकि वो सही होने पर गलत बताया जाएगा। यानी कि दोनों चरों में संबंध नहीं होने पर बताया गया कि संबंध है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब टाइप 1 एरर है, टाइप 1 एरर में HO सही है, सही होगा यहाँ HO, लेकिन बताया जाएगा कि HO गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दोनों चरों में संबंध नहीं है
लेकिन बताया गया है कि संबंध है। तो ये हो गया टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर इसमें क्या है कि HO गलत है। HO गलत है यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं HO जब गलत होता है तो दोनों चरों में संबंध होता है, लेकिन बताया गया कि HO जो है वो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चरों में संबंध होने पर भी संबंध नहीं है, ये बताया गया। यानी कि जो टाइप 1 एरर है, टाइप 1 एरर HO सही होगा और बताया जाएगा गलत। इसको समझने के लिए ये बेहतर है। और टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर HO गलत होगा और बताया जाएगा सही। इसको भी आप यहाँ से समझ लेते हो। तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे तो ये याद रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद सैंपलिंग को समझ लेते हैं। सैंपलिंग जो PhD के एंट्रेंस एग्जाम है और UGC नेट JRF का जो एग्जाम है पेपर 1 और यूनिट 2, इसमें जो सैंपलिंग है, सैंपलिंग काफी महत्वपूर्ण है। सैंपलिंग के संबंधित भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको भी आप बड़े ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। बड़े ही डिटेल में मैं यहाँ पे एक एक करके इसको बताऊंगा। जो सैंपलिंग है, जो नमूना है, नमूना संपूर्ण समूह का एक निम्नतम प्रतिनिधित्व है। यानी कि किसी जनसंख्या या किसी विस्तृत समूह का एक वो निम्नतम प्रतिनिधित्व होता है जो हम एक सैंपल के तौर पे लेते हैं। अब हम यहाँ पे मेथड ऑफ सैंपलिंग के संदर्भ में हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये क्या होता है? ये इस नमूना विधि में जनसंख्या का बहुत बड़ा आकार होने के कारण निष्कर्ष संभावना पर रहता है। क्योंकि जनसंख्या का बहुत बड़ा आकार होता है तो जिसका निष्कर्ष है वो निष्कर्ष संभावनाओं पर डिपेंड रहेगा। जब जनसंख्या की किसी इकाई को नमूना के लिए शामिल किया जाता है तो इसका चयन संयोग पर निर्भर करता है। तो उस चयन विधि का संभाव्यता नमूना कहते हैं, क्योंकि जो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है इसमें जनसंख्या का दायरा काफ़ी विस्तृत होता है और जब हम नमूने का चयन करते हैं वो चयन हमारे संयोग पर निर्भर करता है, तो इसीलिए इसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के प्रकार को समझेंगे। इसके 4 प्रकार हैं और इन चारों प्रकारों को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझिए। मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक एक करके बताऊंगा, जिसमें कि सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग यानी कि इस प्रक्रिया में कुल जनसंख्या को रैंडमली कहीं से भी सैंपल को उठाया जाता है। यानी कि जब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग के तहत सैंपल को उठाते हैं तो जनसंख्या में से वो कोई भी हमारी रिसर्च की जनसंख्या हो सकती है, उस जनसंख्या में से कहीं से भी हम रैंडमली हम सैंपल को उठाते हैं। माना ये जनसंख्या है, ये अलग अलग यहाँ पे क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में जनसंख्या है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के तहत यहाँ से हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से भी हम रैंडमली कहीं से भी सैंपल उठा सकते हैं। वो कहलाती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या कहती है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग इस विधि में संपूर्ण जनसंख्या को वर्गीकरण के बाद यहाँ पे सैंपलिंग के लिए लिया जाता है। यानी कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या को हम एक सिस्टमैटिक तरीके से संपूर्ण जनसंख्या को पहले वर्गीकृत करते हैं, उसके बाद हम वहां से सैंपल लेते हैं। अगला है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इस विधि में समष्टि जनसंख्या को पहले कई स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है, उसके बाद
उससे वहाँ जा कर के सैंपल को एकत्रित किया जाता है। तो इस तरह से इसमें जो हमारी संपूर्ण जो जनसंख्या है, जो विस्तृत जनसंख्या है, इसको हम कई स्तरों पे वर्गीकृत करते हैं। उसके बाद वहाँ से हम सैंपल लेते हैं, जो हमने यहाँ पे कई स्तरों में इसको वर्गीकृत किया है। जब हम यहाँ से सैंपल लेते हैं तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग वो कहलाती है। क्लस्टर सैंपलिंग इस विधि में क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है और इसमें पहले से ही प्रशासन के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। जो हमारा विस्तृत जो क्षेत्रफल होता है वो प्रशासन के द्वारा पहले से वर्गीकृत किया हुआ होता है, जैसे कि देश, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव के रूप में वर्गीकृत किया हुआ होता है। जो इसके अंतर्गत जो शोधकर्ता क्लस्टर सैंपलिंग प्रणाली के अंतर्गत सैंपल को एकत्रित करेगा तो शोधकर्ता इन इकाइयों में जाकर के, किन इकाइयों में, जो प्रशासन के द्वारा जो वर्गीकृत किया गया है देश, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव के रूप में, तो शोधकर्ता इन इकाइयों में जाकर के सैंपल को एकत्रित करेगा, तो वो क्लस्टर सैंपलिंग कहलाती है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के ये 4 प्रकार है, जो चारों प्रकार काफी महत्वपूर्ण है। अब हम इसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के संदर्भ में बात करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इस विधि में शोधकर्ता अपने विवेक से इकाइयों का चयन करता है और नमूना को प्रतिनिधित्व एवं पर्याप्त बनाने के लिए कुछ नियमों का उपयोग करता है और इसमें जनसंख्या के विशेष समूह का सैंपल लिया जाता है जो कि छोटा होता है। यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है, जनसंख्या का आकार छोटा होता है, विशेष समूह होता है, हम उसी समूह को, उस छोटे समूह को ही टारगेट करते हैं रिसर्च के लिए। सैंपलिंग हम उसी टारगेट समूह से लेते हैं। इस विधि में शोधकर्ता अपने विवेक से वो इकाइयों का चयन करता है और जिसमें कुछ नियमों एवं सिद्धांतों का वो प्रयोग करता है, तब जाकर के वो सैंपल को कलेक्ट करता है। अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स को समझेंगे, जिसमें कि पहला है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग यानी कि सुविधा का नमूना। कन्वीनियंस सैंपलिंग अपनी सुविधा के अनुसार जनसंख्या का वह भाग सैंपल के लिए चयनित किया जाता है जिससे जानकारी लेना सबसे सरल होता है। यहाँ पे शोधकर्ता कन्वीनियंस सैंपलिंग के अंतर्गत शोधकर्ता अपने सुविधा के अनुसार सैंपल के लिए उस क्षेत्र का, उस भाग का चयन करता है जो उसके लिए वास्तव में सरल हो, उसके लिए वो सुविधाजनक हो। यह जो विधि होती है सैंपल को कलेक्ट करने की, ये वास्तव में पक्षपातपूर्ण होती है और इसमें त्रुटियां पाई जाती है। तो इस तरह से कन्वीनियंस सैंपलिंग में वास्तव में पक्षपात की गुंजाइश होती है और इस पक्षपात की दृष्टि से ये त्रुटिपूर्ण होती है। और पर्पसिव सैंपलिंग यानी कि उद्देश्य नमूना। उद्देश्य नमूना जब किसी अपने विशेष उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रकार के नमूने यानी कि सैंपल लिए जाते हैं, वह उद्देश्य नमूना यानी कि पर्पसिव सैंपलिंग कहलाते हैं। जैसे कोई कंपनी अपने उत्पाद की टेस्टिंग करती है। जो पर्पसिव सैंपलिंग है ये किसी पर्पस को लेकर के की जाती है। विशेष उद्देश्य को हासिल करने के लिए ये जो सैंपल है, ये सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, विशेष प्रकार के नमूने लिए जाते हैं ताकि हम उन विशेष उद्देश्यों को हम फुलफिल कर पाए और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम पर्पसिव सैंपलिंग के अकॉर्डिंग रिसर्च करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये पर्पसिव सैंपलिंग कहलाती है। एक्सीडेंटल सैंपलिंग। एक्सीडेंटल सैंपलिंग यानी कि आकस्मिक नमूना। इस विधि में जितने सैंपल की जरूरत होती है,
शोधकर्ता को जितने सैंपल की ज़रूरत होती है, वो जहाँ पे उसे उस सैंपल को कलेक्ट करना है, यानी कि जिस जनसंख्या को उसे टारगेट करना है, वहाँ पे जाकर के, वो चाहे किसी मॉल में हो सकता है, किसी बाजार में हो सकता है, वहाँ से जाकर के वो सारे सैंपल को वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए इसे एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं। एक्सीडेंटल सैंपलिंग यानी कि इस विधि में जितने सैंपल की ज़रूरत होती है, तो हम किसी बाजार, किसी मॉल के पास जाकर के यहाँ से एकत्रित करते हैं। और अगला है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग यानी कि इस विधि में शोधकर्ता जनसंख्या को कई वर्गों में विभाजित करता है और जिसमें जिसमें से निश्चित जनसंख्या को वो सैंपल के लिए चयनित करता है। कोटा सैंपलिंग के तहत जनसंख्या को शोधकर्ता कई वर्गों में विभाजित करता है और उसके बाद जिसमें वो जो शोधकर्ता है, वो शोधकर्ता इस जिनमें उन्हें अलग अलग वर्गों में जो विभाजित की है जनसंख्या को, वहाँ से जाकर के वो सैंपलिंग को कलेक्ट करता है। और स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग जब किसी विशेष समूह को लेकर के शोध करता है शोधकर्ता, इनको लेकर के जानकारी बड़ी आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि ये विशेष समूह को लेकर के शोध किया जा रहा है। इस विधि के अंतर्गत जितने ज़्यादा लोगों से मिला जाता है, उतनी ही ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जाती है, क्योंकि ये विशेष प्रकार के समूह हैं जिस पे हम शोध कर रहे हैं। इस नमूना लेने के दौरान शोधकर्ता जब लोगों से जानकारी यानी कि सैंपल एकत्रित करता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान लोग अन्य अन्य व्यक्तियों के नाम सुझाते हैं, ताकि वो जो शोध करता है, वो शोधकर्ता उन लोगों के पास जा सके जिन लोगों का वो शोध कर रहा है, जिससे जानकारी प्राप्त की जाए और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। स्नोबॉल सैंपलिंग सेम बर्फ के गोले की तरह है। जब पहाड़ से हमारा बर्फ का गोला रुढ़क के आता है और धीरे धीरे जब वो रुढ़क के आगे जाता है, वो बर्फ का गोला बड़ा बड़ा आकार लेने लगता है। तो सेम इसी तरह से स्नोबॉल सैंपलिंग है कि किस तरह से शोधकर्ता जब विशेष समूह को लेकर के जब शोध करता है और उससे संबंधित जानकारी बड़ी आसानी से नहीं मिल पाती है, जब वो सैंपल के लिए लोगों के पास जाता है, बातचीत करता है और लोग अन्य अन्य लोगों को प्रेफर करते हैं कि आपको उनके पास जाना चाहिए, तो धीरे धीरे जितने लोगों से वो मिलता है, तो उसकी जो जानकारी है, जानकारी में वृद्धि होने लगती है और उसके सैंपल इस तरह से कलेक्ट होने लगते हैं और ये निरंतर ये गतिविधि चलती रहती है। तो इस तरह से ये स्नोबॉल सैंपलिंग है। तो इस तरह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के ये 5 टाइप्स है, जिनको हमने एक एक करके समझा है। अब हम इसके बाद रिसर्च फॉर्मेट के संदर्भ में बात करेंगे कि जो रिसर्च है, रिसर्च का फॉर्मेट क्या रहता है। रिसर्च फॉर्मेट हम रिसर्च पेपर के संदर्भ में देखेंगे और हम जो थीसिस है, जो डिसर्टेशन है और जो भी रिसर्च के जो फंडामेंटल होते हैं, उसके संदर्भ में हम रिसर्च फॉर्मेट को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से आपको क्लियर हो पाएगा कि रिसर्च का क्या फॉर्मेट होता है। जो रिसर्च का जो फॉर्मेट होता है, जिसमें सबसे पहले आता है रिसर्च टाइटल। रिसर्च टाइटल हमारा स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और उस रिसर्च टाइटल का हमारा जो आगे परिणाम निकल रहे हैं, उसका डायरेक्ट संबंध उससे होना चाहिए। और उसके बाद आती है कंटेंट लिस्ट। जो कंटेंट लिस्ट है ना, ये कंटेंट लिस्ट जो हम पेपर को हम लिखते हैं, पेपर को हम पब्लिश कराते हैं, उस पेपर में कंटेंट लिस्ट नहीं आती है। यह आती है थीसिस में, यह आती है डिसर्टेशन में। हम कंटेंट लिस्ट में ये बताते हैं कि कौन से पेज नंबर में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर है, ये हम कंटेंट लिस्ट में बताते हैं। और उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या बताते हैं, जो संपूर्ण जो हमारा रिसर्च है,
उस रिसर्च को हम संक्षेप में कहते हैं, कम शब्दों में कहते हैं, और जो हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं वो हमारा कंक्लूजन के शब्द नहीं होते हैं। कंक्लूजन से थोड़ा हटके जरूर होता है, लेकिन जो कंक्लूजन में कही गई बातें हैं, जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, जो संपूर्ण जो रिसर्च है वो किस पे बेस्ड है, क्या है, उसका हम एक ओवरऑल व्यू देते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम अपने रिसर्च का एक परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। और उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। जो लिटरेचर रिव्यू है वो पेपर में नहीं आता है, हालांकि किसी किसी पेपर में कि कोई कोई जर्नल लिटरेचर रिव्यू को भी अलाउ करता है, लेकिन अमूमन जो अधिकांश जो रिसर्च जर्नल है वो लिटरेचर रिव्यू को अवॉइड करते हैं या वो पेपर में समावेशित करने से वो मना करते हैं। उसके बाद आती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में हम उन मेथोडोलॉजी को बताते हैं जो हमने एनालिसिस किया है अपने रिसर्च के दौरान, उसमें हम किन किन मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया है, किन किन टूल्स एवं टेक्निक्स का प्रयोग किया है, किस तरह से हमने सैंपल को कलेक्ट किया है, उन सब का विवरण हम मेथोडोलॉजी के माध्यम से देते हैं। उसके बाद आता है एनालिसिस यानी कि रिजल्ट। रिजल्ट में हम संपूर्ण रिसर्च का डिटेल में एनालिसिस करते हैं। डेटा को इस तरह से एनालिसिस करते हैं, ग्राफ चार्ट के माध्यम से, डेटा के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, और वहां पे हम अपने रिजल्ट को बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। वो आता है एनालिसिस में। और उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम ये बताते हैं कि जो हमारा संपूर्ण रिसर्च है उसका वास्तव में क्या निष्कर्ष है, क्या कंक्लूजन निकला है, क्या परिणाम निकला है, वो हम कंक्लूजन में बताते हैं। और उसके बाद बिब्लियोग्राफी आती है। बिब्लियोग्राफी में हम उनको समावेशित करते हैं जिनका प्रयोग शोध में हमने नहीं किया है, लेकिन हमारे शोध से संबंधित जो भी जर्नल है, जो भी पुस्तक है, जो भी डेटा है, जो भी साइट्स है, हमारे रिसर्च से संबंधित तो है, लेकिन उसका प्रयोग हमने अपने रिसर्च में नहीं किया है। उन सभी हम साइट्स को, उन सभी जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट है, जो भी डेटा है, जो भी पुस्तक है, जो भी रिसर्च है, उनको हम बिब्लियोग्राफी में शामिल करते हैं। और अंत में आता है रेफरेंस। रेफरेंस का प्रयोग हम, जिनका प्रयोग हमने अपने रिसर्च के दौरान किया है और उनकी सहायता से हमने अपने रिसर्च को कंप्लीट किया है, उसको हम रेफरेंस में शामिल करते हैं। इसमें पुस्तक हो सकती है, इसमें रिसर्च पेपर हो सकता है, इसमें जर्नल हो सकते हैं, इसमें अलग अलग कोई भी वेबसाइट हो सकती है, उसको हम रेफरेंस में समावेशित करते हैं। तो इस तरह से ये रिसर्च का फॉर्मेट होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा है, यूजीसी नेट जेआरएफ के सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड के संदर्भ में हमने डिटेल में बात की है, जिसमें हमने इन सभी जो बिंदु है, जो सेकेंड यूनिट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को हमने कंप्लीट इसके अंतर्गत विश्लेषण किया है, एक एक करके बड़ी ही डिटेल में। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके आधार पे आप आगे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है, किस तरह से किया गया है। हालांकि समय कम होने के साथ साथ हमने इस सेकेंड यूनिट को एक साथ यहाँ पे लिया है, बड़ी डिटेल में समझा है। और आप जब इसको कंप्लीट वीडियो को देख चुके होंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से आपके लिए ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी उपयोगी रही होगी, जिसमें आपको सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड के संदर्भ में कंप्लीट विश्लेषण मिला होगा इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में, जो आपके सामने ये सभी बिंदु है। अगर आपको इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए होगा
तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक के संदर्भ में आपको अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आपको अलग से डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत आपके सामने यूनिट सेकंड यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है, रिसर्च एप्टीट्यूड सेकंड यूनिट का कंप्लीट विश्लेषण ये है। और अगर आप पेपर 1 के अन्य यूनिट के संदर्भ में भी इसी तरह से कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट जो भी पेपर 1 का जो सिलेबस है यूनिट वाइज वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in, इस वेबसाइट के माध्यम से भी आपको नोट्स मिल पाएंगे। जब आप टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जुड़ेंगे तो आपको जो ये नोट्स है ये नोट्स आपको मिल पाएंगे। तो इस तरह से जो ये आज की जो वीडियो है ये वीडियो काफ़ी आपके लिए उपयोगी रही होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और इस कम समय में हमने इस सेकंड यूनिट को एक साथ डिटेल में जाना है। हालांकि ये बड़ी वीडियो हो गई है, डिटेल में हो गई है, तो ये स्वाभाविक है कि इतना इसमें समय जरूर लगेगा। तो आप जब इसको देख चुके होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है हम इसी तरह से बेहतर क्वालिटी युक्त कंटेंट को प्रोवाइड करने में हमें मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको अब इसके बाद कौन से टॉपिक के संदर्भ में डिटेल में वीडियो चाहिए। और अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं हमारी टीचिंग के संदर्भ में, हमारे कंटेंट के संदर्भ में, हमारी लैंग्वेज, हमारे एक्सप्लेन के तरीके में, इस संदर्भ में आप हमें फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। और जो आपका जो भी फीडबैक होगा उस फीडबैक पे हम जरूर अमल करेंगे और उस फीडबैक के आधार पर हम अपने जो क्वालिटी है, जो कंटेंट है, जो एक्सप्लेन के जो तरीका है उसको जरूर इम्प्रूव करेंगे। तो आप हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।